हेलो बच्चों, मैंने आपसे प्लेटो के न्याय और शिक्षा सिद्धांतों की बात की। आज मैं आपसे उसके आदर्श राज्य की परिकल्पना के बारे में बात करूंगी, जो बहुत महत्वपूर्ण है और ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्लेटो के समय यूनान में राजनीतिक अराजकता व्याप्त थी। उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप उसने एक आदर्श राज्य की कल्पना कर उसे रिपब्लिक में प्रस्तुत किया। प्लेटो चाहता था कि उसके राजनीतिज्ञ ऐसे हों जो अच्छा जीवन क्या है और सत्य क्या है इसे समझ पाएं और तत्पश्चात यह समझें कि राज्य का संगठन किस प्रकार किया जा सकता है। उसने वास्तविकता पर ध्यान न देकर आदर्श की कोरी कल्पना अपने इस ग्रंथ में की और इसी आदर्श हेतु उसने राज्य के सभी पहलुओं पर विचार किया। यद्यपि प्लेटो के विचारों में व्यावहारिकता की कमी है, लेकिन हमें उस पृष्ठभूमि को नहीं भूलना चाहिए जिसने उसके मस्तिष्क में आदर्श राज्य की कल्पना जागृत की। आदर्श राज्य का स्वरूप, राज्य और व्यक्ति का संबंध। प्लेटो व्यक्ति और राज्य में जीवाणु और जीव का संबंध मानता है। उसका विश्वास है कि जो गुण और विशेषताएं अल्प मात्रा में व्यक्ति में पाई जाती हैं, वे ही विशाल रूप में राज्य में पाई जाती हैं। राज्य मूलतः मनुष्य की आत्मा का बाह्य स्वरूप है। प्लेटो यह बतलाता है कि मनुष्य की आत्मा में 3 तत्व होते हैं: विवेक, उत्साह और क्षुधा। आत्मा में भूख, क्षुधा का जो अबौद्धिक तत्व है, उससे व्यक्ति में राग, द्वेष या शरीर को सुखी करने की नाना इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। दूसरा तत्व विवेक अथवा बुद्धि का है। इसके 2 कार्य हैं। इसके कारण मनुष्य ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। वह मनुष्यों को बतलाता है कि उसे कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं। इन दोनों तत्वों के बीच साहस अथवा उत्साह का गुण तत्व है। दूसरे शब्दों में इसे सूरता भी कहते हैं। प्लेटो का कहना है कि मानवीय आत्मा में पाए जाने वाले ये तीनों गुण राज्य में भी पाए जाते हैं। इन्हीं के आधार पर राज्य का निर्माण होता है। प्लेटो के शब्दों में राज्यों का जन्म वृक्षों या चट्टानों से नहीं, अपितु उनमें बसने वाले व्यक्तियों के चरित्रों से होता है। प्लेटो का विचार है कि उपरोक्त तीनों गुण सभी लोगों में एक समान नहीं होते। कुछ व्यक्तियों में क्षुधा की प्रधानता होती है, कुछ में साहस की और कुछ में विवेक की। इसी आधार पर राज्य अथवा समाज में 3 वर्ग देखने को मिलते हैं: उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग। पहले वर्ग में वे लोग आते हैं जो पूरी तरह से इच्छाओं के वशीभूत होकर कार्य करते हैं। दूसरे वर्ग में वे लोग आते हैं जिनमें साहस की प्रधानता होती है। इन्हें योद्धा व सैनिक कह सकते हैं। तीसरा वर्ग उन लोगों का होता है जो विवेक प्रधान होते हैं। वे सच्चे अर्थ में तत्ववेत्ता अथवा दार्शनिक होते हैं और इसीलिए वे समाज का शासन चलाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होते हैं। इस तरह अपने उपरोक्त विचारों द्वारा प्लेटो यह स्पष्ट करता है कि राज्य व्यक्ति का विराट स्वरूप है। राज्य में वर्ग। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का विभाजन 3 वर्गों में किया है। संरक्षक वर्ग, यह वर्ग विवेक गुण का प्रतिनिधित्व करने वाला है। इस वर्ग का कार्य सहायक संरक्षक वर्ग तथा उत्पादक वर्ग के बीच संतुलन बनाए रखना है। दूसरा सहायक संरक्षक या सैनिक वर्ग, इस वर्ग का मुख्य कार्य उत्पादक वर्ग की सुरक्षा एवं राज्य की भूमि को सुरक्षित रखना है। तीसरा उत्पादक वर्ग, यह वर्ग क्षुधा या इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। इसमें कृषक, कारीगर, शिल्पकार, व्यापारी आदि आते हैं। इनका मुख्य कार्य राज्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। दार्शनिक राजाओं का शासन। प्लेटो का कहना है कि राज्य तभी आदर्श स्वरूप प्राप्त कर सकता है जब राज्य का शासन ज्ञानी एवं निस्वार्थ दार्शनिक राजाओं द्वारा हो। इसी तत्व को ध्यान में रखकर वह राज्य के उच्च शिखर पर दार्शनिक को नियुक्त करता है। प्लेटो के अनुसार जब तक दार्शनिक राजा नहीं होते अथवा इस संसार में राजाओं में दर्शन शास्त्र के प्रति भावपूर्ण व्यक्ति नहीं जागती और राजनीतिक महानता और बुद्धिमत्ता एक ही व्यक्ति में नहीं मिलती और वे साधारण मनुष्य जो इनमें से केवल एक ही गुण को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, अलग हट जाने के लिए विवश नहीं कर दिए जाते, तब तक नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकते और ना ही संपूर्ण मानव जाति को शांति प्राप्त हो सकती है।
रिपब्लिक में वर्णित आदर्श राज्य में सरकार नियमों द्वारा न होकर दार्शनिक शासकों द्वारा निर्मित होगी। राज्य में सर्वाधिक महत्व दार्शनिक शासक को मिला है, उस पर कानून आदि का वचन नहीं है। आदर्श राज्य के मौलिक सिद्धांत। न्याय। न्याय आदर्श राज्य का प्राप्य है, जिसका कार्य उत्पादक, सैनिक, शासक वर्गों से संतुलन रखकर उन्हें एकता के सूत्र में बांधे रखना है, ताकि राज्य के सभी अंग अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। दूसरा, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। व्यक्ति की सभी विशेषताएं राज्य में पाई जाती हैं। तीसरा, विशेष कार्य का सिद्धांत। राज्य में श्रम विभाजन होना चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने विशेष कार्य को पूर्ण दक्षता और योग्यता से पूरा करे और राज्य की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे। चौथा, शिक्षा। न्याय का ज्ञान ही शिक्षा है। श्रेष्ठ नागरिकों, स्वस्थ सैनिकों व दार्शनिक शासकों के निर्माण के लिए उन्हें उचित शिक्षा दी जाए। पांचवा, नागरिकों के 3 वर्ग। प्लेटो आत्मा के 3 तत्वों के आधार पर राज्य के नागरिकों को उत्पादक, नैतिक और संरक्षक नामक 3 वर्गों में बांटता है। छठा, दार्शनिक राजा का शासन। आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा का शासन होगा। सातवां, साम्यवाद। प्लेटो ने व्यवस्था की कि सैनिक और शासक वर्ग व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार न रखें। यह साम्यवाद उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता। आठवां, नर और नारियों का समान अधिकार। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करने की बात कहता है। नवा, राज्य का लक्ष्य विशुद्ध, आध्यात्मिक और नैतिक है। प्लेटो दृश्य मात्र जगत को अवास्तविक और उसके विचारों को वास्तविक मानता है। राज्य उत्तम जीवन बिताने के लिए है। 10वां, राज्य का हित प्रधान एवं सर्वोपरि है, व्यक्ति उसका अंग मात्र है। दार्शनिक राजा की आलोचना। पहला, आदर्श राज्य की धारणा अतिशय कल्पना प्रधान और अव्यावहारिक है। प्लेटो ने बाद में स्वयं ही अनुभव किया था कि जिन 3 तत्वों के आधार पर व्यक्ति और राज्य की तुलना की गई है, उनको समझना सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन है। तीसरा, आदर्श राज्य में उत्पादक वर्ग की उपेक्षा की गई है। चौथा, न्याय सिद्धांत दोषपूर्ण और एकांगी है। पांचवा, मानवीय आत्मा के 3 तत्वों के आधार पर राज्य के नागरिकों का कार्य विभाजन करना वास्तविकता से भिन्न है। छठवां, साम्यवादी व्यवस्था मानव समाज के मूल तत्वों और मानव स्वभाव के विपरीत है। सातवां, प्लेटो ने विवेक को इतना महत्व दिया है कि वह विवेक को ही दार्शनिक शासक मान बैठा। आठवां, प्लेटो ने दार्शनिक शासक को अमर्यादित अधिकार देकर निरंकुश शासन का समर्थन किया है। आदर्श राज्य का पतन। रिपब्लिक में जिस आदर्श राज्य की कल्पना है, यदि यह स्थापित हो भी जाए तो भी स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ सभी कुछ परिवर्तनशील है। प्लेटो ने भी आदर्श राज्य को धरती पर व्यवहारिक और स्थायी नहीं माना। इस वीडियो में मैंने आपको प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में समझाया है और इसी के साथ मैंने आपको प्लेटो के सभी सिद्धांतों को 2 भागों में समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर कोई और जानकारी आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।